नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं। समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज कई अहम खबरें हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं आपको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में, जो आज से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। और कुछ 60 वर्षों के बाद अहमदाबाद में पार्टी का ये एआईसीसी का सत्र जो है सेशन जो है ये बुलाया गया है। अब यहां क्या बातें होंगी, इसमें क्या फैसले हो सकते हैं। एक चर्चा तो यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उनको पार्टी की लगभग कमान सी सौंपी जा सकती है। उनको पार्टी संगठन में लगभग एक तरफा कमान दी जा सकती है। अब ये सब तो कही सुनी बातें, अब कोई घोषणा होगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या, राहुल गांधी आजकल एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि पार्टी में अगर हमें असलियत में बदलाव करना है तो हमें जिला अध्यक्षों को और ताकत और पावर देनी पड़ेगी। और उनके इस फैसले से या उनके इस सुझाव से पार्टी के बहुत सारे नेता सहमत भी नहीं हैं, बहुत असहज हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनकी जो शक्तियां हैं उसमें बहुत कटौती हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि ये प्रदेश में एक दो लोग मिलकर पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं हो सकती, या पूरे राज्य का फैसला एक दो लोग ना करें। इसके लिए जरूरी है कि हर जिले के अंदर जो अध्यक्ष है उसके पास ये पावर हो, वहां से नाम निकल करके आए कि हर स्तर पर कि कौन उपयुक्त व्यक्ति है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, या कौन चुनाव लड़े, किसको टिकट मिले। एक ये चर्चा सबसे बड़ी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी बहस छेड़ दी है, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो राहुल गांधी के असल राजनीतिक गुरु हैं, और वह है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इस कार्यक्रम में आए नहीं हैं, वो अमेरिका में हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन से, तो उन्होंने कहा कि अधिवेशन तो बहुत पहले से होते आ रहे हैं। सवाल तो यह है कि हर अधिवेशन के अंदर जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, उन पर काम कितना हुआ, उनकी जिम्मेदारी आपने किसको दी थी, और जिसको दी थी उसको बुला करके पूछिए। कोई समय सीमा आपने निर्धारित की थी, कोई कार्यक्रम आपने बनाया था, कोई शेड्यूल बनाया था कि ये इतने वक्त में हमको ये काम पूरा करना है। तो वो ये एक अहम सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। आप अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास करा लें, लेकिन क्या फायदा अगर आप उस पर काम ही ना कर पाएं। और ये कांग्रेस पार्टी को पसंद करने वाले लोगों की शिकायत रही भी है कि पार्टी जो सोचती है उसको क्रियान्वयन में तो लेके आए, उस पर एक्ट तो करे। और ऐसे बहुत सारे अधिवेशनों की चर्चा आज हम लोग जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में अहमदाबाद में ये अधिवेशन हो रहा है तो अहमद पटेल की याद आना बड़ा स्वाभाविक सी बात है। अहमद पटेल जब यूपीए के दौरान कांग्रेस पार्टी पिछले 20 वर्षों के दौरान आप अगर सोचें तो कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय जब चल रहा था, उस वक्त अहमद पटेल एक बहुत अहम भूमिका में थे। वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन भी थी, और पार्टी का जो भी अहम फैसला होता था वो अहमद पटेल के जरिए ही सोनिया गांधी तक पहुंचता था, या सोनिया गांधी से पार्टी तक पहुंचता था। अब उनकी बेटी मुमताज पटेल, उन्होंने कहा कि हम अपने पिता को बड़ा मिस कर रहे हैं। आज अहमद जी जैसे व्यक्ति की पार्टी को बड़ी सख्त जरूरत है। अहमद पटेल के 2 बच्चे थे, एक मुमताज पटेल हैं जो अभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके जो बेटे थे वो खुला विद्रोह कर चुके हैं। और उन्होंने कहा, फैसल पटेल, और उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे कोई काम नहीं दिया, मैं जिम्मेदारी मांगता रहा, तो अब मैं पार्टी के लिए कोई काम नहीं करूंगा। तो अहमद पटेल के अपने परिवार के अंदर भी आप कह सकते हैं कि बेटी एक राह पर है, बेटे दूसरी राह पर है। सर विरासत का झगड़ा है, वो भी हो सकता है। नहीं, है, मुझे मालूम है। वही बात करते हैं उसकी सर। लेकिन 2-3 बयान हैं, उसमें मुमताज पटेल का भी स्टेटमेंट है, तो मैं आपको सुनाता हूं। शक्ति सिंह गोहिल, ये गुजरात के लीडर हैं, इन्होंने ये कहा कि हमें सरदार पटेल की सिद्धि और कांग्रेस की विचारधारा पर बात करनी होगी। ये भी चर्चा है। सरदार पटेल की लेगेसी जो भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से ले गई छीन करके कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी अब उसको दोबारा हासिल करना चाहती है। डीके शिव कुमार, आजकल उनको भी पार्टी में बड़ा महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि संगठन के पुनर्गठन के लिए अब एक नई रणनीति की जरूरत है। तो ये 2-3 स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इस मंथन से क्या निकलने वाला है। दिन भर कल चर्चा चलेगी। देश के लिए जो काम करना है, कांग्रेस पार्टी ने दल के हित से ऊपर देश का हित रखा है, उसकी बातें वहां होगी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्मारक मेमोरियल ट्रस्ट का जो है
जहां सरदार साहब की निजी उपयोग में आई हुई चीजें, चाहे घड़ी हो, चाहे चश्मे हो, चाहे चप्पल हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे धोती हो, चाहे उसकी ओरिजिनल चेयर, वो वहां पर है। तो ऐसे एक महान आत्माओं का एक ऑरा भी बना रहता है उसके आसपास। वहां हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले गुजरात के अध्यक्ष रहे और 25 साल तक अध्यक्ष रहे। तो उनकी जरूर वहां से प्रेरणा लेके आज सरदार साहब की सिद्धि और कांग्रेस की विचारधारा पे एक रेजोल्यूशन भी वहां पे होगा, जो मीडिया के साथ हमारी मीटिंग के बाद साझा किया जाएगा। We have conducting a historic AICC session in Belgaum. We decided that this year will be a year of organization. So under the presidentship of Mr. Mallikarjun Kharge and the leadership of Rahul Gandhi, we want to revamp the entire country's organization. So we all are at it. We want to give more strength to the cadres of the party. From the district level, the block level and all. So new strategy is being worked out. We are going to discuss. Now we had a meeting of all the DCC presidents in Delhi. Lot of leaders have given various suggestions. Now we are going to discuss on the suggestions. देश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे पिता अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक CWC की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में। लोगों तक एक संदेश पहुँचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। बस यही हमारा संदेश है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस रिवैम्प की बात राहुल गांधी अक्सर करते आ रहे हैं और बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आखिर वो कांग्रेस में होगा कब? अब जैसा मैंने आपको बताया, यहां जिला अध्यक्षों को ज्यादा ताकत देने की बात है, प्रियंका गांधी को एक बड़ा रोल देने की बात चल रही है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं, मैं 20 साल से सुनता आ रहा हूं कि पार्टी में हर प्रकोष्ठ में बड़े परिवर्तन होंगे। कब होंगे वो परिवर्तन? तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे उदयपुर का अधिवेशन हुआ था 2022 में, यहां कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया था कि एक व्यक्ति, एक पद, एक परिवार, एक टिकट। क्या वो लागू हुआ? अभी हमारे मेहमान आपको बताएंगे। और उस वक्त कहा गया था 90 से 100 दिन के अंदर ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय पद तक सारे पद हमको भर देने। 50 साल से कम उम्र के युवाओं को पार्टी में 50% पद देने हैं, जिम्मेदारी देनी है। इसका क्या हुआ? फिर अगले साल रायपुर में अधिवेशन हुआ। रायपुर में कहा गया कि संगठन में SC, ST, OBC को 50% पद हमको देने, लगभग रिजर्वेशन कर देना है, और बचे 50% पदों में महिलाओं को हमें आरक्षण दे देना है। क्या इसमें कोई पार्टी ने कोई काम किया? सर, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है उसकी जड़ता, इनर्शिया जो उसके अंदर एक है ना, और सही समय पर सही फैसला न लेने की समस्या। जब भी आपने गिनाई दी है, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा कि जो फैसला, जो चीज़ें उदयपुर में तय हुई, फिर रायपुर में तय हुई, लेकिन गाड़ी बढ़ती है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, धक्का दे दे करके, इक्का दुक्का, बड़ा कॉस्मेटिक टाइप के चेंज होते हैं। मतलब वर्किंग कमेटी में भी घुमा फिरा के वही लोग, कुछ नया नहीं। तो ये एक समस्या है। राहुल गांधी की मैं बात करूँ, जैसे अभी जिले की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि जिलों को मजबूत करना, प्रकट रूप से बात बड़ी अच्छी लगती है कि भाई बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जिला इकाई है, मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी? जिला अध्यक्ष अपनी मनमानी नहीं करेगा। अगर जिला अध्यक्ष मान लीजिए कोई 4 आदमी उसके वहां पर हैं, जिसमें 2 उसके अपने हैं, तो उनकी बात करेगा, तो उसका क्या चेक होगा? जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का आदमी नहीं होना चाहिए। सोचिए सोचिए है उनकी। दूसरा, आप याद करिए राहुल गांधी ने 2 बड़े प्रयोग किए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। आदर्श रूप से प्रयोग बहुत अच्छे थे, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल असफल हो गए, बहुत खराब थे। पहला प्रयोग ये था कि यूथ कांग्रेस और यूनियन में इलेक्शन के द्वारा जो है, चुनाव के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति हो। कहने में बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई पार्टी का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे नेता अपना जो है, पता लगा दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बना दिया, पृथ्वीराज चौहान ने महाराष्ट्र में बना दिया, सब अपने अपने मन से करते थे। लेकिन हुआ ये कि ये बड़ा अच्छा लगा कि भाई प्रयोग है, नशवाई और यूथ कांग्रेस होना चाहिए, लेकिन वहाँ चुनाव के नाम पर गुटबाजी शुरू हो गई। अच्छा, पता लगा 4 कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, जो जीता उसके खिलाफ 3 इकट्ठा हो गए, जो छात्र संघ में होता है। तो वो एक समस्या आ गई संगठन में, और फाइनली उस प्रयोग को फेल, मतलब असफल मार के छोड़ दिया गया। एक प्रयोग उन्होंने किया था 2013 में, जब 14 के चुनाव से पहले,
कि जो कैंडिडेट्स आएंगे, जैसे अमेरिका में प्राइमरीज होती है ना, वैसे कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट लिया था कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का कि वहाँ प्राइमरीज कराई जाए, उसके बाद कैंडिडेट चुने जाए। बहुत अच्छा प्रयोग देखने में लगता था, लेकिन वो फेल हो गया। आपस में बहस करके वहां से निकले हाँ, आदमी। निकले डिबेट करके और से निकले इलेक्ट करके, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो प्रयोग, सवाल ये है कि राहुल गांधी के आइडिया तो बहुत अच्छे होते हैं व्यवहारिक सोच के स्तर पर, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उनका क्रियान्वयन जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। अब ये तो राहुल जी को सोचना चाहिए कि पार्टी में क्या स्ट्रक्चर, उन्होंने जो नेता है पार्टी के समय, जैसे केशव वेणुगोपाल जी के बगल में सुशोभित है, अब वो सुशोभित तो हैं, वो केरल के हैं, उत्तर भारत में उनको कितना लोग जानते हैं, कितना वो लोगों को जानते हैं, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी जरूरत उत्तर भारत में है। कम से कम 6 महीने से तो ये चर्चा सर सार्वजनिक रूप से हो रही है कि केसी साहब की जगह किसी और को कमान दी जाएगी, और वो पार्टी में बड़े महत्वपूर्ण पद पर इस वक्त मौजूद हैं। कल तो ये भी किसी ने कहा कि प्रियंका गांधी को उस पद पर सोचा जा रहा है और बस इस पर फैसला होना बाकी है। बाकी ये प्रस्ताव वगैरह सब आ चुका है कि प्रियंका गांधी ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी की बना दी जाए। क्या सुन रहे हैं सर, क्या अहम फैसले हो सकते हैं इसमें? लेकिन निश्चित रूप से पार्टी में संगठन के हिसाब से बड़े फैसले लेने के लिए पार्टी कोशिश करेगी। यहाँ पे कहा तो जा रहा है कि बड़े फैसले पार्टी लेगी। प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब प्रियंका गांधी के पास और क्या जिम्मेदारी आप दोगे भाई? अगर आज प्रियंका गांधी जिस पोजीशन में पार्टी में है, ठीक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ठीक है संगठन महासचिव नहीं है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी कुछ कहती है तो वो क्या पार्टी के अंदर बात टलेगी? और उस प्रियंका गांधी को तो पहले भी राहुल गांधी ने जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया था तब प्रियंका गांधी को दिया था। प्रियंका गांधी से उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन होगा, लोकसभा में होगा, लेकिन वो कांग्रेस में दिखा नहीं। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस के अंदर आप देखिए कि बड़े नेता जो पुराने चल रहे हैं वही पार्टी को देख रहे हैं, वही सब है, युवा नेतृत्व नहीं है। सचिन पायलट आपके पास है, लंबे समय से वो राजस्थान में लड़ते रहे अशोक गहलोत के खिलाफ, आप सचिन पायलट को जिम्मेदारी देते नहीं है। आप संगठन महासचिव सचिन पायलट को बनाइए ना, आप क्यों नहीं सचिन पायलट को बड़े जिम्मेदार है? जितने बड़े आपके युवा लीडर है सारे पार्टी छोड़ने की कगार पर चले गए या छोड़कर चले गए। सचिन पायलट है लेकिन वो पार्टी में हैसियत पर आपको जिम्मेदारी दे रहे। आपके नामी मुख्यमंत्री आपके यहाँ से चले जाते हैं, अमरिंदर सिंह आपके यहाँ से चले जाते हैं, अशोक चौहान आपके यहाँ से चले जाते हैं, विजय बहुगुणा आपके यहाँ से चले जाते हैं, अजीत जोगी आपके यहाँ से चले जाते हैं। तो जो आपके मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे आपके यहाँ से पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। जिनके आप बड़े पद पर रहे वो आपकी पार्टी छोड़ते हैं, युवा आपके आने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा। गुजरात में अधिवेशन कर रहे हो, जो मोदी और शाह गुजरात के दम पर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे, वहां जाके आप चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो। आप देखिए आपके 17 सांसद जीते रहे पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें से 5 छोड़ के चले गए। आपके अर्जुन मोढविया चले जाते हैं, चावड़ा जैसे बड़े नेता आपके चले गए। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप आकर बैठिए, विधायकों से बात कीजिए। रघु शर्मा को प्रभारी बनाते हो गुजरात का। रघु शर्मा चुनाव हारने के बाद जाते नहीं, चुनाव के पहले जाते नहीं है। अहमद पटेल के बाद कोई देखने वाला नहीं है। तो सिर्फ अधिवेशन कर देने से 2 दिन से कि आप 2 दिन अधिवेशन कर दोगे और मोदी शाह को गुजरात में चुनौती दे दोगे और ये कह दो कि बस 2.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हम जीत लेंगे। भाई ये गुजरात में जाके राहुल गांधी ने नेताओं पर वो टिप्पणी की थी ना कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़े अलग अलग होते हैं और हम उनको शादी के घोड़े की जगह रेस का घोड़ा लगा देते हैं। और कई बीजेपी से मिले हुए नेता जिनको निकालना पड़ेगा। अरे भाई किसने रोका आपको निकालने के लिए? आपको लगता है मिले तो आप उनको नोटिस दीजिए। ये सवाल सर इंपॉर्टेंट है। मतलब कांग्रेस जैसी पार्टी में जहां हाईकमान कल्चर है शुरुआत से, अब अगर कुछ हाईकमान ने सोच लिया तो फिर उसको इंप्लीमेंट होने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। तो जो सैम पित्रोदा सवाल उठा रहे हैं, आप जो निर्णय करते हो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते? सैम पित्रोदा और आपने दोनों ने एक ही तरह के सवाल उठाए कि मतलब राय तो बहुत अच्छी होती है, भाषण भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या है? देखिए एक तो बड़ा जो चर्चा हुई उदयपुर की जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि एक परिवार में एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, बिल्कुल ठीक हुआ। एक गांधी परिवार के 3 सदस्य सांसद में हैं। बताइए, वाह ये बात आपने बिल्कुल ठीक है ना, ठोक के कही। अब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं में युवा कौन है? सचिन पायलट है जिसका जिक्र हुआ, उनको आपने मौका नहीं दिया। एक जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनकी जगह आप कमलनाथ को लेकर आए। सिंधिया की जगह आप उनको लेकर आते हैं अशोक गहलोत को, मतलब प्रेफरेंस में। वहाँ पर भूपेश बघेल के देते हैं। तो कौन से नए नेता हैं? और राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 साल के, मैं उनके उस पर नहीं कर रहा कॉम्पिटेंस पर, लेकिन आपका चयन की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 50 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, 55 साल का, और प्रदेश में पूरी की पूरी जनरेशनल चेंज कर देती है, और आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 50% महिलाओं को भी तो देना, और फिर 50% आपने कहा कि युवाओं को देंगे, तो 50% युवाओं की हिस्सेदारी हो गई क्या? SC/ST की हिस्सेदारी होगी क्या? और अभी 7 मार्च को आपने बोला अहमदाबाद में, जिसका आपने जिक्र किया कि भाई जो लोग सीरियस नहीं है या जिनकी क्रेडेंशियल्स डाउटफुल है उनको हम हटा देंगे। कितने लोगों को आपने हटा दिया?
कितने लोगों को हटा दिया। ऐसे और अब इस बिहार की बात अधिवेशन मैं को करता हूँ। राहुल गांधी ने कल ही बिहार में जाकर के बोला कि हमारे यहाँ आप देखिए अधिकांश पदों पर सवर्ण लोग बैठे हुए थे, मैंने सब बदल दिए, अब SC ST OBC माइनॉरिटी महादलित सब ये दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, एक और मैं जिक्र कर दूं मैं दिमाग से उत्तर के बाद कि ये जो गुजरात का अधिवेशन है वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्यों चुना कांग्रेस ने? मतलब वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो हो सकता है कि वो बिहार चुनती, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो अधिवेशन से एक एनर्जाइज भी होती है संगठन, आमतौर पे ऐसे करती है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन गुजरात चुना तो उसका कोई कारण ऐसा नहीं है ना कि वो कोई मूर्खता में किया। गुजरात में 1925 जो है गांधी के अध्यक्ष बनने की 100वीं जयंती है, उस पर उन्होंने चुना है, और सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। तो गांधी और सरदार पटेल को लेकर क्या कोई कांग्रेस नया कुछ करना चाहती है? सरदार पटेल पर बहुत सरदार जोर है। पटेल पर बहुत जोर है कि उनको लगता है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं, सरदार पटेल को मतलब उन्होंने कैप्चर कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या उस पर वो कुछ कर रहे हैं? और गुजरात में तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही वो 95 से 30 साल हो गए, और गुजरात मॉडल ही देश भर में चल रहा है। तो क्या कांग्रेस यहां से एक नया गुजरात मॉडल दे सकती है देश को? ठीक है सर। अच्छा, एक तुलना भी आप लोग बताएं दर्शकों को कि बीजेपी के अधिवेशनों में भी तो ऐसे रेजोल्यूशन पास होते हैं ना, उन पर क्या भारतीय जनता पार्टी अमल करती है? अगर हम कुछ उदाहरण दे पाए, अगर बाकी इस अधिवेशन से क्या उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस की आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अमल वो कोई अभी के अधिवेशन का छोड़ दीजिए, और उसको मतलब सबके ध्यान में होगा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। अब तो खैर वो नेपथ्य में चले गए KN गोविंदाचार्य जी। तो जब उस वक्त उन्होंने कहा था कि सोशल इंजीनियरिंग करेंगे तो लोग कहते थे कि क्या होगा, सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या? भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग क्या? जब आप अपने नेताओं को पद पर बिठाना शुरू करते हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि हमने तेलंगाना में करा दिया, हमने कर्नाटक में करा दिया, हमने हिमाचल में करा दिया। 3 राज्य हैं कांग्रेस के पास, तीनों में किसी राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री है क्या? मतलब मैं थोड़ा भ्रम में हूं सर, कोई तीनों में से कोई है? OBC है वो, तीनों में से कोई नहीं है। रेड्डीज को आप क्या मानोगे? और रेवंत रेड्डी हैं, वो वहां के ताकतवर समुदाय से आते हैं, वहां की राजनीति ही उन्हीं के हाथ में रही, तो बदला क्या? असली मुश्किल ये है कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ चलते हुए, भूमिहार कन्हैया कुमार के साथ चलते हुए कहते हैं कि सवर्णों के अलावा सब सेकंड क्लास सिटीजन है, तो आप फर्स्ट क्लास सिटीजन के साथ क्या घूमते हो? कर्नाटक में OBC है सिद्धारमैया। और जब दोनों आप कहते हैं तो या तो आप कहिए कि भाई ठीक है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। जब आप जातियों में बांट कर कहते हैं तो जाति का प्रतिनिधित्व कहां है? तो आप एक तरह से जितने रेजोल्यूशन ला रहे हो, और मैं फिर कहता हूं अगर इतना आसान होता तो कोई भी एक पार्टी तय करे कि अच्छा ये फलाना जाति है, हम इन्हीं के टिकट दे देते हैं, जीत जाएंगे। नहीं जीतते हैं ना, क्योंकि आपको हर समाज के बीच में संदेश देना होता है, और उस संदेश के साथ ये भरोसा भी होता है कि भाई जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से भरोसा उनका खत्म है। राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सब में बड़ा भारी फासला रहता है। इसलिए उनका रेजोल्यूशन और उसका इंप्लीमेंटेशन, विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, मैं उसमें एक और जोड़ देता हूं। जब युवक कांग्रेस और NSUI के चुनाव कराए थे ना, तो आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी को सारे आइडियाज आते हैं विदेश से, भारत से आइडिया नहीं आता है। उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई चुनाव लड़ो। अब चुनाव लड़ना हुआ तो हर जिले में जो उस किसी बड़े परिवार का बेटा था जिसके पास बुलेट थी, मोटरसाइकिल थी, जीप थी, वो सब वाले चढ़ गए, वो सब बन गए पदाधिकारी, और जो बेचारे सही में कांग्रेस का डंडा झंडा उठा के घूम रहे थे वो हो गए किनारे। तो जो बचा खुचा आते थे वो भी खत्म हो गए। अब एक और उनको ध्यान में रहना चाहिए, कांग्रेस खत्म ही तब हुई जब उनका जो जिला अध्यक्ष था वो बहुत ताकतवर हो गया। जो लोग कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं पहले के दौर की कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानता हूं, जिला अध्यक्ष ही तय करता था प्रदेश अध्यक्ष की, मतलब बस कहने को प्रदेश अध्यक्ष होता था। हम यूपी का तो हाल जानते हैं, हर जिले का जो जिला अध्यक्ष होता था वही तय करता था क्या होगा। वो मॉडल तो फेल हो चुका है, वही लागू कराना चाह रहे वो हैं। लागू कराना चाहते हैं। और फिर वही बात कि आप प्रदेश अध्यक्ष को टीम देना चाहते हैं या डंडा लेके दुश्मन खड़ा करना चाहते हैं। भाई आप करें फलाना जिला अध्यक्ष और राहुल जी से बात करेगा, राहुल जी से तो बड़े बड़े लोग मिलने में पता नहीं कितना समय लगता है। खैर ये मतलब मेरा तो मिलना होता नहीं इसलिए जानते नहीं है, लेकिन सर समय लग जाता है शायद थोड़ा। अब जब वहां समय लग जाता है तो फिर जिलाध्यक्ष बेचारे कैसे मिलेंगे? इसका सिस्टम क्या होना चाहिए? सिस्टम यह होना चाहिए फीडबैक जिले से आए, लेकिन तय तो करने में भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की होगी ना।
आप जिनको कह रहे हैं कि आप स्टेट की टीम चलाएंगे, आपको उनके ऊपर भरोसा ही नहीं। ठीक है, तो राहुल गांधी दरअसल, और ये प्राइमरी वाला, भैया अमेरिका का चुनाव थोड़ी ना है, वो तो फेल ही हो गया, वो फेल हो गया। आप लोगों ने बहुत इतिहास बता दिया कांग्रेस पार्टी का। मैं तो सिंपल सी एक बात कह रहा हूं सर, कोई भी पार्टी हो या कोई भी कंपनी भी हो, मान लीजिए, अगर आपको एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनना पड़ेगा, एक सेंट्रल आइडिया आपके पास होना चाहिए, मुझसे इसलिए जुड़िए। कांग्रेस पार्टी वो दे पा रही है कि नहीं दे पा रही? वही सबसे बड़ी दुविधा और समस्या है कांग्रेस पार्टी की, कि सेंट्रल आइडिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सेंट्रल आइडिया बना दिया, नेशनलिज्म और हिंदुत्व को बना लिया, जो पहले कभी कांग्रेस का हुआ करता था, नेशनलिज्म इंदिरा गांधी के जमाने में। जो अब कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि उसका कोर आइडिया क्या हो, नंबर एक। दूसरा, जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, या हम सब मानते हैं इस बात को, कि ये देश नेता प्रधान देश है। आइडिया और नेता और संगठन, इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है। भाजपा के पास आइडिया भी है, नेता भी है और संगठन भी है। और आपके पास अभी समस्या ये है कि राहुल जी अभी भी अपनी स्वीकार्यता के लिए जूझ रहे हैं। आइडिया है नहीं, संगठन छितरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे? सर, पार्टी में तो अनचैलेंज्ड है राहुल। पब्लिक में सवाल, पार्टी से नहीं, पार्टी में आप अनचैलेंज है, पार्टी में पब्लिक में स्वीकार्यता आप कितनी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। जब तक वो नहीं होगी, देखिए आज मोदी जी की स्वीकार्यता है, इसलिए बीजेपी में बहुत सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है, वो एक अलग दिक्कत है। लेकिन कई चीजें, जैसे मान लीजिए टिकट दे दिया किसी को, वहां विरोध भी हुआ तो दब जाता है, पार्टी पूरी चुनाव में लग जाती है। मतलब ये सब कांग्रेस में ये समस्या है कि चूंकि इंदिरा गांधी के जमाने में समस्या नहीं थी ये। इंदिरा गांधी के जमाने में वही था जो आज जैसे बीजेपी में है, जो इंदिरा गांधी कहती थी वो होता था। मैं एक उदाहरण छोटा सा दूं, कानपुर का इलेक्शन बना 1980 का, आरिफ मोहम्मद खान को इंदिरा गांधी प्रत्याशी बनाया। उनका कानपुर से इतना ले रहा था, ससुराल थी उनकी कानपुर में, रेशमा जी वहीं से हैं। बड़ा विरोध हो रहा था कानपुर में, स्थानीय कांग्रेसी कर रहे थे। जब इंदिरा जी आखिरी मीटिंग करते हुए कानपुर पहुंची फूलबाग मैदान में, तो उन्होंने आरिफ को बुलाया, बोली कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा कि नरेश चंद्र चतुर्वेदी जी जो है, जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के थे शहर के, बड़े मजबूत नेता थे, बोले वो बड़ा विरोध कर रहे हैं हमारा। उनका अच्छा। इंदिरा जी ने भाषण दिया, भाषण देने के बाद चतुर्वेदी जी को बुलाया, बोली ये आरिफ का चुनाव नहीं, ये मेरा चुनाव है। अच्छा, अगर ये एक वोट से भी हार गए ना, तो चतुर्वेदी जी आपकी फिर तो आप देख लेना फिर। क्योंकि अगले दिन आरिफ ने खुद बताया, चतुर्वेदी जी ऐसे लगे जैसे खुद चुनाव लड़ रहे हो। ठीक है, तो वो जो अब ये जो आइडिया वो आप कह रहे हैं कि वो अथॉरिटी एक आइडिया पे बात करनी चाहिए। जब प्रियंका जी वहां गई तो आप कह रहे हैं कि वो प्रभारी उभारी वो सब छोड़ दीजिए, एक नारा उन्होंने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और जब कांग्रेस पिटने लगी तो उन्होंने क्या किया, कहा कि हम आधा टिकट देंगे महिलाओं को। अब उसमें मैं बताऊं, मैं तो जानता हूं जिस कांग्रेस के नेता को टिकट नहीं मिल पा रहा था, अगर उसकी पत्नी लड़ने को तैयार है तो दे दिया। अच्छा, फिर आप जब इस स्थिति में आए तो क्यों नहीं आपने आधे टिकट जो आपको मिलते हैं आपके हिस्से के, उसको लड़कियों को दे देते? मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आइडिया ही आपको दम लगा के आइडिया ही लगा दीजिए, आप तय करके कहिए कि नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों लड़ सकती हूं, तो ये पंजाब के लिए अलग, उत्तर प्रदेश के लिए अलग, गुजरात के लिए अलग, ऐसे नहीं चलेगा। तो आइडिया होना और आइडिया को इंप्लीमेंट करने का साहस होना, ये कमजोर साहस वाले लोग हैं, इनके अंदर साहस नहीं किसी एक आइडिया पर आगे बढ़ सके। ठीक है, वैसे आइडिया तो कांग्रेस, अब समय हो गया, नहीं तो आगे भी इस पर चर्चा कर लेते, मौका मिलेगा तो करेंगे। सर, मैंने ग्रोक से पूछा आज कि राहुल गांधी ये जाति जनगणना की बात कब से कर रहे हैं? आजकल एआई का जमाना है, 2017 से बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना की जी। तो उस आइडिया में कितना दम है, इसकी भी तो बात हो। कल वो बिहार में फिर वही बात करके आए। एक शॉर्ट कमेंट सर, शॉर्ट कमेंट मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि सेंट्रल थीम नहीं है, सेंट्रल थीम कांग्रेस के पास रही, राहुल गांधी जी के पास रही, लेकिन जो 3 C's की हम चर्चा करते हैं, कमिटमेंट, कन्विक्शन एंड कंटिन्यूटी, वो उसमें नहीं है। ठीक है, वो जाति जनगणना हो, चाहे वो संविधान की बात हो या कोई और बात हो। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है सियासी गलियारों के अंदर। ट्रू गॉसिप जिसको आप कहते हैं ना, बड़ा मसालेदार मामला एक्चुअली है ये। लेकिन हमारा कोई लोग कह रहे हैं मीडिया ने बढ़ा दिया, ये मीडिया का काम नहीं था इसमें कुछ भी। जो हुआ वैसा का वैसा मैं आपको बता रहा हूं, और अब तो पब्लिक डोमेन में सारा मामला आ गया है। मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास एक डेलीगेशन लेकर के तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को जाना था, और वहां इलेक्शन कमीशन के कंपाउंड के अंदर उनमें से 2 सांसदों के बीच में इतनी तीखी बहस हो गई कि एक ने पुलिस को बुलाया, अरेस्ट करो इनको गिरफ्तार कर लो। अब ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा नाराज आपको उनमें से एक सांसद दिखाई देंगे। ये कल्याण बनर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। दरअसल
इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये डेलीगेशन जाएगा, इलेक्शन कमीशन में आप सब लोग जाएंगे, उससे पहले पार्लियामेंट में जो दफ्तर है तृणमूल कांग्रेस का, वहां पर जाइए और जितने सांसद जाने वाले हैं उन सबका इसमें दस्तखत ले लीजिए पहले, और वो फिर मेमोरेंडम लेकर के आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएगा। अब जो कहानी, मैं आपको दोनों पक्ष बता देता हूं, जो कहानी पहले आई और अब जो आ रही है कल्याण बनर्जी के कुछ करीबी सूत्रों के हवाले से। तो पहले खबर यह आई कि कल्याण बनर्जी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थे और दस्तखत नहीं हो पाए, और बिना दस्तखत लिए कुछ सांसद जो हैं वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। उसमें कल्याण बनर्जी भी बाद में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट से अपना काम निपटा करके। अब चूंकि उसमें पहले नाम नहीं आया था, अब नाम हम बता सकते हैं कि वो दूसरा सांसद कौन था जिनके साथ इनकी बहस हुई। वो थी महुआ मोइत्रा, फायर ब्रांड महुआ मोइत्रा। अब महुआ मोइत्रा की तो सांसदी भी जा चुकी है, आप याद कीजिएगा जरा, पिछली लोकसभा में। तो अब जो कहानी अब पता चल रही है वो ये व्यस्त थे, इनको जिम्मेदारी पार्टी ने दी दस्तखत करा के आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट, वहां इलेक्शन कमीशन पहुंच जाइएगा। इन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि तुम दस्तखत करा लो, उसने कुछ के दस्तखत करा लिए और बाद में कल्याण बनर्जी भी वहां पहुंच गए। महुआ मोइत्रा के सिग्नेचर उस पर नहीं हुए थे, तो महुआ मोइत्रा ने इनसे पूछा कि भाई आपने इस पर मेरे दस्तखत क्यों नहीं कराए? तो इन्होंने कहा कि मुझे जो नाम दिए गए थे जो पार्लियामेंटेरियन जाएंगे उसमें आपका नाम नहीं था, इसलिए इसमें आपका सिग्नेचर हमने नहीं लिया। अब ये बात बढ़ते 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 इतनी दोनों के बीच विवाद का मुद्दा बन गया, इतनी गहमा गहमी हो गई कि वहां पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। अब कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने पुलिस से कहा कि आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये सब इस कहानी के बाद का है, जब बाकी सांसद कल्याण बनर्जी को शांत करा रहे थे। अच्छा, इसमें एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री भी हो गई, और उनका नाम मैं आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रिलीज किए हैं, अमित मालवीय ने। अब उन चैट्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये जिनका नाम लेते हैं ना, कि आप अभी पूरा मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, वो व्यक्ति हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद, कांग्रेस पार्टी में रह चुके, कांग्रेस में रह चुके ना, हाँ, रह चुके, कांग्रेस में, अब वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद, वो आया कांग्रेस ही गए थे तृणमूल में जी। अब ये कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद ने महुआ मोइत्रा की साइड ले ली और इसीलिए ये कल्याण बनर्जी इतने नाराज हो गए महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद दोनों पर। अब आप ये पूरा ऑडियो सुनिए, सारे झगड़े झंझट के बाद कल्याण बनर्जी की आवाज आपके कान में पड़ेगी और बाकी कुछ सांसद उनको दादा दादा कह के शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा वीडियो प्ले कर दीजिए। बोलते होंगे अरेस्ट करो। একটা ছেড়ে দাও প্লিজ, মহিলাগুলো প্লিজ, মোবা চোর ছোড়া বলে অ্যারেস্ট করাবে, মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। ও কত বড় অসভ্য আমার দাঁড়িয়ে, ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी कुछ करेंगे, देखता है, करिए करिए। But I will not allow to do any illegal work. We are not coming out for any private agency here. चला, अरे क्या तुम नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आए हैं भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया। प्रेम बाकी की तुम्हें हमसे झगड़ा करो, हम छेड़ो। If you start, you have to, I will finish. No, if you start, you are a senior MP, you know. No, if you start, I will finish it. Please, Dada, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Dada, please. কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। कल्याण बनर्जी का मैं कोटे से नहीं आया हूं और ना किसी दूसरी पार्टी से आया हूं, ये उन्हीं दोनों के लिए कह रहे हैं। आप तुम शुरू करोगे, खत्म मैं करूंगा, मैं इलीगल काम किसी को नहीं करने दूंगा। किसी ने कहा था ना मीडिया है, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तो चाहता हूं मीडिया हो, ये भी उन्होंने बोला। अब ये जो व्हाट्सएप की ग्रुप की मैं बात कर रहा था, ये इस नाम से आया है AITC MP 2024, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट 2024 का एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका ब्यौरा है। उसमें ये कल्याण बनर्जी कह रहे हैं मैं कलकत्ता पहुंच गया हूं, अब भेज दो अपनी पुलिस को और BSF को मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और तुम्हारे होम मिनिस्ट्री में बहुत बड़े कनेक्शन है ना, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी,
ये उन्होंने लिखा, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी, तुम्हारे होम मिनिस्ट्री में बड़े कनेक्शन है, मुझे गिरफ्तार करा लो। महुआ मोइत्रा के लिए वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूं, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस इंटरनेशनल लेडी के खिलाफ बहुत सारी बातें बताई थी। वो उनके मित्र थे, उन्होंने बहुत सारी पब्लिक डोमेन में बातें कही थी महुआ मोइत्रा के। फिर उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ आदमी आज भी इनके पीछे खड़ा था, और आज एक और आदमी आ गया, कीर्ति आजाद के लिए कह रहे हैं, जो इनके पीछे खड़े होकर के मुझे गिरफ्तार कराना चाहते थे। फिर कीर्ति जी ने इनको जवाब दिया कि कल्याण टेक इट इजी, और उन्होंने थोड़ा सधी हुई भाषा में कहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा बहुत कि आपने काफ़ी कुछ ले लिया होगा, आप शांत हो जाओ थोड़ा, और आप एक जुवेनाइल डिलिंक्वेंट की तरह बात कर रहे हैं, बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दीदी ने दी है। रिलैक्स, हैव अ नाइस स्लीप, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप उम्र में मेरे सीनियर हैं, पॉलिटिक्स में मेरे सीनियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। स्टॉप योर चाइल्डिश एंड इरेटिक बिहेवियर, ये बचकाना व्यवहार बंद कीजिए। एक्ट लाइक एन अडल्ट, डोंट इंस्टिगेट एनीबडी, किसी को भड़काओ मत, थिंक विद कूल माइंड, गुड नाइट। फिर जवाब दिया कल्याण बनर्जी ने। कल्याण बनर्जी ने इसमें लिखा, डोंट एडवाइज मी कीर्ति, मुझे सुझाव मत दो, और तुमको बीजेपी से इंटरनल पॉलिटिक्स करने की वजह से बाहर कर दिया गया था, याद रखो, और तुम मेरे सीनियर नहीं हो, तो यू वांटेड टू सेल द पार्टी, तुम पार्टी को बेचना चाहते थे कल। ये 4 अप्रैल की बात है। यू आर कैप्टन ऑफ डूइंग इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब बातें वो कह रहे हैं, और तुम तो क्रिकेट का इलेक्शन भी नहीं जीत पाए, मैं दुर्गापुर जाऊंगा और सब बताऊंगा। लेट मी सी योर पावर टू गेट मी अरेस्टेड फॉर योर फ्रेंड, मैं देखता हूं तुम्हारी ताकत तुम्हारे दोस्त के लिए मुझे गिरफ्तार करने के लिए कितनी है। फिर वो कह रहे हैं, मैं 2011 से ये जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, और तुम सब ने ये प्लान बनाया है मेरे खिलाफ। तुम सब कौन? जो बाहर से पार्टी में आए हो, जब पार्टी पावर में आ गई तब तुम लोग आए हो, तुम सब लोग मेरे खिलाफ ग्रुप बना करके खड़े हो गए हो। इतिश्री, ये कहानी थी। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अब विजय लक्ष्मी के पास और कोई कथा हो बताने के लिए तो बताएं। क्या विजय लक्ष्मी, ये सब कुछ पब्लिक में हुआ बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया भी था, कैमरा भी था, और कैमरा तो मुझे लग रहा है कोई कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का नेता ही बना रहा है, वीडियो बना रहा है। ये तो वीडियो मोबाइल शातिर तरीके से बनाया गया वीडियो है, मोबाइल से। बिल्कुल सौरभ, अब जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये सूत्र जो हैं ये कल्याण बनर्जी के करीबी सूत्र आप इनको कह सकते हैं। इनका कहना है कि कल्याण बनर्जी को डेरेक ओब्रायन ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी एक मेमोरेंडम पर साइन कराने के लिए, जो 4 अप्रैल को मेमोरेंडम को इलेक्शन कमीशन को तृणमूल कांग्रेस को सौंपना था, और उसमें कुछ एमपीज के नाम थे जिनको साइन कराने के लिए इन्हें दिया गया था, जिसमें काकोली घोष थी, सजदा अहमद, कीर्ति आज़ाद, प्रतिमा मंडल, असित कुमार मल, अबू ताहिर खान और बापी मंडल। अब जो कल्याण बनर्जी के करीबी सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बस यही एमपीज थे जिनको साइन कराने के लिए उनको बोला गया था। इसमें महुआ मोइत्रा का नाम नहीं था, माफ कीजिएगा, इसलिए उन्होंने उनके साइन नहीं कराए। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे इलेक्शन कमीशन, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो महुआ मोइत्रा ने उनको काफ़ी कुछ कहना शुरू कर दिया, ऐसा उनके करीबी सोर्सेज बता रहे हैं, और कहा कि बीएसएफ के जो वहाँ लोग खड़े थे उनको कहा कि कल्याण बनर्जी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा आपस में दोनों के बीच में हुआ, और काफ़ी कुछ उसमें कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ। बात हमें बताया गया कि टॉप जो सीनियर लीडरशिप है टीएमसी की उस तक भी पहुंची, और फिर उनके बीच बिचाव के बाद जो है ये मामला अभी फिलहाल अब कितना शांत हुआ है देखना होगा। लेकिन महुआ मोइत्रा उनके खिलाफ कंप्लेन भी लॉन्च कराना चाहती थी, और बात बहुत आगे बढ़ गई थी। अब इसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि कल्याण बनर्जी फ्लोर लीडर हैं टीएमसी के, उन्होंने वो किसको कितना टाइम अलॉट किया जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनके हाथ में होती हैं, और वहाँ से जो है शायद किसी की कोई नाराज़गी हो। ये सारा माजरा जो है ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है कीर्ति आज़ाद की, तो बताया गया अब कि कीर्ति आज़ाद जी ने कोई चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, जिसमें किसी एक एंटिटी का काउंटर लोकसभा कैंटीन में बनाया जाए, संदेश करके कोई ब्रांड है, उसके लिए चिट्ठी लिखी, और उसमें टीएमसी सांसदों के साइन करा के उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिए। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि कल्याण बनर्जी को इस पर आपत्ति थी कि वो क्यों किसी प्राइवेट एंटिटी के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं और उसमें टीएमसी सांसदों के साइन करा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो हैं ये हुई हैं, और फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर कैमरे में भी कैद हुई। हम हालांकि कोशिश करें दूसरे पक्षों से भी बात करने की, या उनके करीबी सूत्रों से भी बात करने की, कीर्ति आज़ाद साहब या महुआ मोइत्रा जो हैं, हालांकि अभी इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन जो
कल्याण बनर्जी के करीबी सूत्र हैं वो इस ओर जरूर कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ उस दिन। ये भी खबर आ रही है कि इसके बाद पार्टी लीडरशिप की तरफ से, मतलब ममता बनर्जी की तरफ से महुआ मोइत्रा को बड़ी सख्त हिदायत दी गई है, वार्निंग दी गई है कि आइंदा से ऐसा ना करें वरना उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। विजय, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कहानी में कुछ नई बातें जोड़ी। ये पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब सवाल ये कि महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद एक तरफ और कल्याण बनर्जी दूसरी तरफ। कल्याण बनर्जी पुराने आदमी हैं, महुआ मोइत्रा बहुत कुछ, कई बार वो विवादों में रहती हैं लेकिन पार्टी में बनी हुई हैं, पार्टी ने उनको टिकट भी हर बार दिया। उनके और कल्याण बनर्जी के बीच में क्या इतना बड़ा विवाद हो सकता है? बात ऐसी, ऐसा थोड़ी कि मेरा साइन नहीं कराया तो पुलिस गिरफ्तार कर लो इनको, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, टीएमसी के अंदर जो विवाद चल रहा है उसकी एक झलक जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना घटी थी उसके बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर हिजर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जवाहर सरकार ने जो इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से, तो उन्होंने एक बंगला अखबार को इंटरव्यू दिया था इस्तीफा देने के बाद। उसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे, उन्होंने कहा था कि टीएमसी के जो सांसद है कोई भी ममता बनर्जी से अपना को कम नहीं मानता और सब ये मानते हैं कि ममता बनर्जी सबसे करीबी वही है और सब अपने आप को एक पावर सेंटर बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी का भविष्य बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं इस पार्टी के अंदर जब से राज्यसभा सांसद बना हूं, मुझे कई बातें कहनी थी, लेकिन सांसदों का भी जो व्यवहार रहा है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उसमें भी बहुत आदर रहा। ये एक जरूर बड़ी घटना रही जिसमें पार्टी का रुख बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने एक संकेत दे दिया पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, जब महुआ मोइत्रा का जो केस हुआ था कि जब दुबई में उनका अकाउंट ओपनिंग हुआ था, उनको जब राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया, उनका सजा खत्म कर दी गई थी, उस समय भी कल्याण बनर्जी इस फेवर में नहीं थे कि चुनाव के समय महुआ मोइत्रा को टिकट दिया जाए। उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से स्पष्ट कहा था कि इसको टिकट मत दीजिए, यह फिर अगले सत्र में आएगी तो विवाद करेगी और पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण होगा। नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले दोबारा, ये बिल्कुल नहीं चाहते। अभिषेक बनर्जी ने कहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने तय किया था कि नहीं, महुआ मोइत्रा को टिकट दिया जाएगा। ममता के निर्देश में उसको टिकट मिला और उनके बीच व्यक्तिगत रूप से लंबे समय से इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये घटना होगी और महुआ मोइत्रा को लग रहा होगा कि भाई मैं जीत के आई हूं ममता बनर्जी की। उन्होंने कहा कि मैं किसी कोटे से नहीं आया हूं। क्या मतलब महिला, क्योंकि टीएमसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती है, शायद सबसे ज्यादा देती है देश के अंदर, उसके लिए कह रहे हैं क्या? वो एक तो ममता बनर्जी पर ही सीधे से करेंगे, ममता बनर्जी के आशीर्वाद से उनको फिर से टिकट मिला दोबारा। एक तो समझिए कि ये जो तीनों लीडर्स हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद साहब और महुआ मोइत्रा, तीनों फायर ब्रांड लीडर हैं उस पार्टी के, टीएमसी के, और तीनों का अपने आप को कोई कम नहीं समझते। कल्याण बनर्जी तो पार्टी के सबसे पुराने लीडर्स में से, फायर ब्रांड है, फ्लोर लीडर है राज्यसभा में। वहाँ पर मुझे लगा कि कोई आप इसमें जब वीडियो दिखा रहे थे फिर कोई मिमिक्री दिखा रहे होंगे आप। मिमिक्री नहीं की थी। शत्रु सिन्हा नहीं थे, शत्रु सिन्हा होते तो खामोश कर देते सबको। शत्रु सिन्हा इसमें नहीं थे, तो वो उस पूरे पार्टी को समझते कि वो उनकी पार्टी है। कोई सांसद पुलिस को बुला के कह देगा सर गिरफ्तार पुलिस तो नहीं, वो नाराज। महुआ मोइत्रा तो अपने आप में एक बड़ी फायर ब्रांड लीडर है, और फिर जब पिछली बार जो घटना हुई उसके बाद उनको दोबारा टिकट मिला, इसका मतलब ममता बनर्जी की वो सबसे करीबी लोगों में से। और कीर्ति आजाद अभी तक वो 1984 से शायद नहीं निकले, 83 से वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का हिस्सा थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा लंबा विवाद चलता रहा अरुण जेटली से, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन वो ताकतवर मजबूत लीडर है, ऐसा नहीं है कि कमजोर लीडर है। और वो जानते हैं कि महुआ के साथ देने से ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। कल्याण बनर्जी तो अपना चला सकते क्योंकि वो बड़े इनका पक्ष आए तो पता चले कीर्ति आजाद साहब क्यों इस विवाद में, वो क्यों जुड़े। नहीं पूछा जो शायद हर्ष जी भी बता सकते हो कि ये जो सारा चैट है और वीडियो है वो अमित मालवीय जी के पास कैसे पहुंचा? किसी टीएमसी कोई चुराया तो नहीं होगा ना? टीएमसी वाले नहीं दिया, टीएमसी वाले नहीं दिया, वीडियो भी टीएमसी वाले ने बनाया। हाँ, तो वही वीडियो भी टीएमसी वाले ने बनाया, लेकिन वीडियो टीएमसी वाले ने वहां कैसे पहुंचाया? हर्ष जी? नहीं, खैर इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत साफ दिख रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे वो भी या तो सांसद रहा होगा या कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो सांसदों के बीच में वो रह सकता है। मोबाइल ऑन किया गया है, उंगली रखी गई लंबे समय तक उसी के कैमरे पर, और फिर धीरे से उसे खोल दिया गया। तो बहुत शातिर तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया है। और जिस कोटे की बात कर रहे हैं उसे जरा समझना चाहिए देश को, ये कोई महिला कोटा नहीं है। चूंकि महुआ मोइत्रा का पूरा जो राजनीतिक करियर है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के बीच लॉबिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर उनकी पहचान रही है। वो जो कॉरपोरेट लॉबिंग वाला कोटा है उसने इसको यहां लाकर यहां तक खड़ा कर दिया।
महुआ मोइत्रा की जिम्मेदारी ही यही होती थी कि जब इन्वेस्टमेंट वगैरह बंगाल में कुछ आना है तो उद्योगपतियों के साथ वहां उनको एक तरह से कहेंगे फैसिलिटेट करने के लिए, यही सही शब्द हुआ ना सर? ठीक शब्द जो है, उद्योगपति वगैरह सब आए वहां हाँ, बंगाल उनको में। मतलब फैसिलिटेट करना। तो उस भूमिका में महुआ जी हैं और महुआ मोइत्रा ने भले अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला या भले एक तरह से वो लगा कि अरे ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ वो कोई क्रूसेडर जैसी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्वयं जो कॉरपोरेट लॉबिंग है उसका बड़ा हिस्सा है। यही वजह है महुआ मोइत्रा महिला भी हैं, कॉरपोरेट लॉबी का हिस्सा भी हैं। तो कीर्ति आजाद जैसे लोग या ऐसे जो भी लोग होंगे उनके पक्ष में खड़े हों, ये बड़ी बात नहीं। कल्याण बनर्जी वो ब्लंट टीएमसी पॉलिटिशियन है, जिनको एकदम कहा जाता है ना वो जो खाटी बंगाली तृणमूल वाला नेता, वो वाले नेता हैं। तो उनको ऐसे लोग ठीक उसी तरह से लगते हैं जैसे हर पार्टी में कहते हैं वो आउटसाइडर है, तो इनको वो आउटसाइडर लगते हैं। और उनके अहम को भी चोट लगी होगी कि महुआ मोइत्रा कोई चीज भला हमसे कैसे पूछ सकती है या कैसे तय करा सकती है। गुस्सा बड़ा तेज है, इन्होंने जेपीसी में बोतल तोड़ दी। नहीं, इनका गुस्सा तो है और ये विचित्र व्यक्ति भी हैं। और विचित्र क्या है, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग देखिए जरा, आपके 3 ये सम्माननीय सांसद हैं, एक मिमिक्री करता है, बोतल फोड़ देता है, दूसरा उटपटांग बात करता है, तीसरी किसी दूसरे कॉरपोरेट के लिए भारत की एक तरह से कहें कि अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो जेल वेल में होता, क्योंकि वो सांसद थी इसलिए कहीं से भी उन्होंने लॉग इन कर दिया, वो जेल नहीं गई। तो तीनों को आप जानते हैं और टीवी पर वो किस तरह से बोलती रही हैं, क्या क्या व्यवहार किया है, क्या जेस्चर दिखाया, वो भी सब जानते हैं। तो ऐसे तीनों महान लोग भीड़ रहे थे, इसमें हम आप क्या करेंगे? एक बार जरा वीडियो एक बार फिर से प्ले कर देना चाहिए हमको इसमें, क्योंकि कल्याण बनर्जी बड़ा साफ साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुने, मैं विनोद जी फिर आता हूँ। बोलते होंगे अरेस्ट करो। हाँ, थोड़ा একটা ছেড়ে দাও প্লিজ। মহিলাগুলো প্লিজ মোবা ছোট বলে অ্যারেস্ট করাবে। মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। ও কত বড় অসভ্য আমার দাঁড়িয়ে। ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी करेंगे, देखता है। करिए करिए। But I will not allow to do any illegal work. We are not coming out for any private agency here. चला? अरे क्या तुम नहीं, हम अंदर में नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आए हैं भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया। प्रेम दादा इलेक्शन बाकी थी तुम्हें हमसे झगड़ा करो, हम छेड़ दो। If you start, you have to. I will finish. No, if you start. you are a senior MP, you know. No, if you start, I will finish it. Please, Dada, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Dada, please. Where is the form? Where is the thing? কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। अच्छा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है जो विजय जी ने उठाया कि ये वीडियो, ये इंटरनल ग्रुप की चैट, ये सब भाजपा के पास पहुंचा कौन रहा है? सर गौर कीजिएगा, 3 वीडियो हैं, बड़े शातिर तरीके से किसी कलाकार ने बनाए और वो साथ साथ चल रहा है कल्याण बनर्जी और बाकी सांसदों के। मतलब वहां तक उनके बगल में चलने वाला व्यक्ति है कोई जो वीडियो बना रहा है। ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर जांच का विषय है कि वीडियो किसने बनाया, कैसे बनाया और वहां तक पहुंचा कैसे। ममता जी को इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है। इसमें एक चीज़ देखिए सौरभ, क्या होता है कि जो हर पार्टी में जो बाहर से आते हैं लोग, खासकर जिस कोटे की बात दादा कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, कॉर्पोरेट लाइजनिंग से या कॉर्पोरेट उससे या अपने प्रभाव से किसी बड़े परिवार से आगे और जो ओरिजिनल काडर होता पार्टी का नेता होता है, उसके बीच में हमेशा ये इस तरह की वो वैमनस्य रहता है हर पार्टी में। मुझे याद है जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी में बड़े ताकतवर हो गए थे तो समाजवादी पार्टी के जो ओरिजिनल लोग थे वो बड़े दुखी रहते थे। वो अलग बात है, काम पड़ता तो उन्हीं के पास जाते थे, लेकिन बड़े दुखी रहते थे। कल्याण बनर्जी चूंकि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ शुरू से हैं और वो अभी कल भी उन पर चर्चा कर रहे थे उनके व्यवहार पे। हमारे प्रोग्राम में कल भी कल्याण जी शोभायमान थे और आज भी शोभायमान है। तो वो और महुआ जी का जो बैकग्राउंड है, कीर्ति आजाद का है, दोनों में बड़ा फर्क है। और जो बाहर से आता है तो जाहिर है जो सेंट्रल लीडर, जो टॉप लीडर होता है उसके करीब होता है, तभी तो उसकी एंट्री होती है, तभी उसको सब मिलता है। तो जो ओरिजिनल होता है उसको लगता है यार ये तो सब आ गया। तो वो एक तो ये कट होता।
दूसरा, वो जो फ्लोर के लीडर हैं वहाँ पर हाउस के अंदर, संभव है, मतलब मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि कई मौकों पर उन्होंने महुआ बनर्जी को समय न दिया हो बोलने का पार्टी की तरफ से, महुआ मोइत्रा को, सॉरी, महुआ मोइत्रा को जो है वो समय न दिया, जैसे बोलना चाहती हो किसी मुद्दे पर उन्होंने मना कर दिया, तो वो सब भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं रहती है चीज़ों की। और ये एक मौका मिल गया कि वो फूट पड़ी इसको लेकर, उनको लगा जानबूझ करके हमारा दस्तखत नहीं लिया है और ये चले आए हैं। तो जिस जो स्वभाव है महुआ जी का, वो तो उनके अंदर धैर्य वाली चीज तो है नहीं। लेकिन बड़ा मामला है, किसी बड़ी पार्टी का अंदर का इस किस्म का पास कुछ और जानकारी है, किसी और सारा क्लेश बाहर आया, कुछ ऐसा लग रहा है। कुछ कहना चाह रहे समीर जी? नहीं, मैंने कहा कोई भी बना सकता है, कोई महिला सांसद बना सकती है, कोई पुरुष सांसद बना सकता है, कोई भी इसके पीछे होता है ना भाई। महुआ मोइत्रा जैसे आई तो कोई उनसे भी नया कोई आया, हाँ, उसको भी अपना थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो, तो थोड़ा ये इस तरह का कह कम रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिए। आइए आपको अब दिखाता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी का एक सभा में उनका कथन। एक कार्यक्रम हुआ दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, देश में एक चुनाव हो, लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव भी कराए जाएं एक ही बारी के अंदर। ये बिल आया, बिल कैबिनेट से पास हुआ, पार्लियामेंट में आया और अब ये बिल भी वक्फ बोर्ड की तरह जेपीसी में गया, वक्फ बिल की तरह जेपीसी में अभी ये बिल फिलहाल है। अब ये जेपीसी से कब आएगा, फिर इस पर कब मतदान होगा, ये अलग बात है। लेकिन ये काम वक्फ से बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें पूरे देश का मामला है, पूरे देश के चुनाव एक साथ कराने का मामला है और 2029 तक ही हो पाएगा, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन 2034 में ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में साकार रूप से हमें देखने को मिले। और ये बात योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि 2034 तक देश में एक साथ सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव हो, ये सुनिश्चित करना और इसके लिए एक माहौल पैदा करना देश के अंदर, ये सभी प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया के जरिए, और कार्यक्रमों के जरिए इस बात को जनता तक पहुंचाइए कि देश में एक ही चुनाव होना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है देश के लिए, देश का कितना संसाधन बर्बाद होता है। एक बार जब एक जगह इलेक्शन होता है किसी राज्य के अंदर, तो 3 महीने तक सारे विकास के काम रुक जाते हैं, हमारे अफसरों के तबादले कर दिए जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते। और हमारे देश में तो हर साल कितने ही चुनाव होते रहते हैं। अब इस साल 2 चुनाव, अगले साल 3-4 चुनाव हैं। तो सरकार इस बात पर, इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सीरियस है। इसके लिए पहले कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, और उसके बाद अब जेपीसी तक मामला पहुंच ही गया है। योगी जी ने एक बात इसमें और कही, उन्होंने कहा आप मेरे राज्य का उदाहरण ले लीजिए, यूपी का। यूपी में आज राजनीतिक स्थिरता है तो शांति है, विकास भी हो रहा है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता थी तब आप देख लीजिए यूपी में क्या होता था, कैसा गुंडा राज था, कैसा माफिया राज था। हम आए हैं, 2 बार से सत्ता के अंदर हैं, तो अब यूपी आपको व्यवस्थित दिखाई देता है और यही पूरे देश की नीड है इस वक्त। योगी जी की बात सुनिए। 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें खबर यह है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने एक डेडलाइन की बात कही है कि 2034 में देश के अंदर, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो क्या माने हम कि देश उसी तरफ बढ़ रहा है? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी का कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है जिस पर वो पीछे हटते हों। ये हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। एकमात्र कृषि कानून आता है जिसमें उन्होंने वापस लिया, हालांकि वो भी जिसको कहते हैं ना कि कान दूसरी तरह से पकड़ा जा रहा है, धीरे धीरे वही सब हो रहा है जो कृषि कानूनों में था। एक साथ होता तो किसानों का थोड़ा और भला होता। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी और उसने जो रिपोर्ट, जो सिफारिशें दी हैं, उससे तो बहुत स्पष्ट लगता है कि ये भारत की सरकार वो आगे ही इस पर बढ़ना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या इसको 34 तक ले जाकर तब कर पाएंगे, 29 के पहले जनगणना के तुरंत बाद कर पाएंगे, ये एक सवाल भरे हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बीजेपी जिस तरह से ताकतवर है, ऐसी ही ताकतवर आगे रह रही है, जो दिख रही है, जो अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 3 टर्म मोदी जी रहे, 3 टर्म और भाजपा आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और
असल बात यही बिल्कुल। है, असल बात यही है। 34 में वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने के लिए 29 का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी गैर बीजेपी सरकार बनती तो सारे विपक्षी तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। बीजेपी 29 में आए तब ये काम हो जो योगी जी कह रहे हैं, ये होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन योगी जी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। योगी जी का कहने का ही मतलब ये है कि 2029 में तो भारतीय जनता पार्टी आ ही रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या ये डेडलाइन सेट कर दिया? मैं तो इसको कह रहा हूँ डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये तो सरकार का किस तरह चर्चा हो रही थी कि नहीं, यही इसका पूरा ये था कि 2026 देखिए अभी 2029 हो 2034 हो, वो एक बार में तो ये पूरा सिस्टम होगा ही नहीं। वो इलेक्शन जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होंगे, 2 बार इलेक्शन नहीं होगा, फिर विधानसभाओं के इलेक्शंस को आगे पीछे नहीं किया जाएगा, एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो 2 बार के बिना तो होना ही नहीं है। अभी ये था कि 2026 में हम इसको काम करेंगे, लेकिन अभी संसदीय स्तर पर काम ही नहीं हुआ है, जेपीसी नहीं हुई है, बिल पास नहीं हुआ है, तो बहुत तमाम चीज़ें हैं। और फिर एक और बड़ा काम अभी जोड़ दिया गया कि जनगणना जब पूरी हो जाएगी तो जनगणना तो और मुश्किल काम है। इसका जनगणना से क्या लेना देना? नहीं, डिलिमिटेशन होगा, सब चीजें एक साथ होगा ना। डिलिमिटेशन के बाद भी ये सारी चीज होगी। अभी तो वो महिला बिल जो है तो होनी है ना सर, जनगणना हाँ नहीं होनी तो है, 5 साल से होनी है। नहीं ये ठीक है, लेकिन डिलिमिटेशन तो अनिवार्य है ना इसका। डिलिमिटेशन तो होगा तभी तो फिर नई विधानसभाएं होगा, तो वो अभी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं इसको एक्सटेंशन के तौर पर देख रहा हूँ कि आपने डेडलाइन को बढ़ा दिया है। जो डेडलाइन आपने 2029 के लिए ली थी, 2024 के बाद जब ये बिल को रखा गया और उसमें ये था कि डेडलाइन, और कोविंद साहब की रिपोर्ट में भी 2029 पर यह सारा का सारा काम, यदि आप उसको देखेंगे 18,000 पेज की रिपोर्ट है। बहुत सारे लोग उससे सहमत हैं, बहुत सारे लोग नहीं सहमत हैं, वो तो अलग है, सब डिबेट होती है, क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये सब भी तमाम बातें हैं। और उसमें जो सबसे एक खतरनाक हिस्सा जो जिस पर ज़्यादा विरोध हो रहा है वो क्या है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार दिया जा रहा है उसमें कि विधानसभाओं के चुनाव वो तय कर सकते कि कब कराए जाए, उनके टर्म तय कर सकते, टर्म तय कर सकते। मतलब नहीं, जैसे एक बार विधानसभा खत्म हो गई, मान लो भंग हो गई विधानसभा, तो दूसरी बार अगला चुनाव विधानसभा का कब होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है और इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है। तो उसके बहुत सारे वो हैं माइनर पॉइंट्स, जिन पर फाइन पॉइंट्स हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और वो योगी जी कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है 2029 में संभव भी है। 2029 में तो किसी भी तरह से संभव नहीं लग रहा, 2034। लेकिन योगी जी का मैसेज आप समझिए, योगी जी का मैसेज है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हाँ समीर जी, देखिए योगी जी ने 2034 का जिक्र किया और ये मुझे लगता है योगी जी का ये आकलन है, पार्टी का भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, पार्टी के अंदर तो विचार विमर्श चल रहा होगा, हो सकता है उसके पहले। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 2023 की उसके कमेटी गठित कर दी थी, 2024 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी और लगातार अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसे 2034 तक लंबित करने की कोशिश नहीं करेगी केंद्र सरकार। तो नहीं बोल देंगे योगी यादव, नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन अभी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है ये, योगी जी का पहली बार कोई बड़ा नेता बोल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने 2034 का जिक्र करा है। पार्टी क्या भाई 2029 से क्या 2030 में होगा, कोई रास्ता निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री उसके लिए? क्या हो सकता है लोकसभा के चुनाव 6 महीने एक्सटेंड करते 2029 में, उसके बाद करें, कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है 2034 तक प्रधानमंत्री को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि 2029 के चुनाव में 33% सीटें महिलाओं को देंगे। मतलब सेंसस, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब आप अगले 4 साल में करा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2030 तक हो जाएगा। 2034 तक प्रधानमंत्री मोदी इसका इंतजार नहीं करेंगे, यह तय मानिए कि 2030 तक होगा। जनगणना है, अगर जनगणना जो अभी बीच में अमित शाह ने कहा भी था कि हम जल्दी ही उसकी प्रक्रिया आपको बताएंगे, हालांकि वो जल्दी ही बताने के बाद इस साल शुरू होने समय हो गया, तो वो अगर अक्टूबर में समय से शुरू हो जाए तो आज के समय में तो ऐसे भी बहुत सी चीजें जो जिसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट आने के बाद वेरिफिकेशन उसको सब करना, वो तो डिजिटल होता है, तो हो सकता है 2029 या 34 वन नेशन वन। ये सारा कार्यक्रम, सारा एजेंडा मोदी जी का है और मोदी जी चाहेंगे कि उनके ही कार्यकाल में चीज हो, इसी कार्यकाल में हो, इसमें हो या हो सकता है 29 के बाद भी प्रधानमंत्री बने ना, तो क्या दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कोई रोक तो है नहीं। 34 में मतलब वो हो उनके ही कार्यकाल के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं जो चाहें, इसलिए कोशिश तो पूरी होगी 29 तक करने की, जो वो समीर कह रहे हैं। लेकिन उसकी व्यवहारिकताएं जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जनगणना के बाद महिला आरक्षण, स्पर्शीमान, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है जो कि एजेंडा मोदी जी का है और मोदी जी ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, कमेटी बनाई, लाल किले से बोला इसको प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन, तो
वो उनका ये होगा कि उनके ही कार्यकाल में ये हो और उनके ही द्वारा ये नई व्यवस्था हो। ये उनके कार्यकाल में तो ये पास करा के भी किया जा सकता है ना, क्योंकि वो पास भी करवा लेंगे तब भी 2029 में तो हो नहीं सकता ये व्यावहारिक तौर पर। पास करवा लेंगे तो मतलब ये हो जाएगा ना कि मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी एक बात- 2029 में अच्छा, इसलिए कराएंगे सर क्योंकि 33% का आरक्षण का बिल पास करवा चुके हैं। आपने बीच में 2029 में जवाब देना पड़ेगा कि आपने महिलाओं सर से बीच में 29 का इलेक्शन लोकसभा का आएगा, वो तो आप लोगों ने पकड़ लिया भाई। तब तक तो यूपी के 2 चुनाव होंगे, 27 और 32। 27 और 32 27 तो अभी है, अगले के अगले साल तो वो योगी जी को वो परीक्षा भी पास करनी है 27 वाली, और अगर 34 तक योगी जी सोच रहे हैं तो 32 वाली भी पास करनी होगी। देखिए और 29 के लिए 27 तो बहुत जरूरी है। 29 के लिए 27 वैसे ही जरूरी है जैसे 14 के लिए 2012 मोदी के लिए जरूरी था। हर हाल में जनगणना और 33% महिला आरक्षण तो 29 के पहले तय है, उसमें मुझे कोई भ्रम नहीं। महिला आरक्षण हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। वो चुनाव 33% महिला आरक्षण के साथ ही होने वाला है। साहब ने कहीं बताया नहीं, आप इससे सहमत हैं कि नहीं महिला आरक्षण से? नहीं, देखिए मैं मूल रूप से इस तरह के आरक्षण के सिद्धांत से बहुत सहमत कभी नहीं होता हूं, ठीक, लेकिन मेरा मानना है डाउट हुआ कि था इसलिए मैंने पूछा। एक हिस्सा तो आरक्षण का आपको देना ही पड़ता है। जैसे इसमें भी मैं पक्षधर हूं इसका कि 20% आरक्षण जो सामान्य रहता है, लेकिन जब आप कहते हैं 50 बढ़ा दो, 60 बढ़ा दो, 70 बढ़ा दो, तो मुझे लगता है कि ये अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत है। अब देखिए साहब, इस पर आगे सरकार कब बढ़ती है, बड़ा काम है, लेकिन ये अगर देश में हो जाएगा तो। अब बात करते हैं जरा संभल में हुए दंगे की। संभल दंगे में पहली बार समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जांच करने वाली एसआईटी के सामने आज पेश हुए हैं, अभी वही हैं। एसआईटी ने उन्हें 25 मार्च को दिल्ली जाकर समन दिया था और आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क आज संभल के नखासा थाने पहुंचे हैं। और बर्क को दरअसल आज पूछताछ के लिए संभल कोतवाली जाना था, जहां एसआईटी की टीम उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क कोतवाली नहीं गए और वो नखासा थाने पहुंचे। और इसके बाद कोतवाली से एसआईटी की टीम अब थाने गई और फिर वहां जाकर उनसे जो है पूछताछ हो रही है। मामला क्या है? संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और 24 नवंबर की जो वारदात हुई थी उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा भड़की तब थी जब कोर्ट के आदेश पर वहां की जामा मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची। 24 नवंबर को हिंसा के बाद 25 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर हुई और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। हिंसा से 2 दिन पहले बर्क ने संभल की जामा मस्जिद में एक भाषण भी दिया था और इसी मामले में एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में एसपी के जो ये सांसद हैं, इनके लिए राहत की बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। एसआईटी के सामने पेश होने से पहले जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन इसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा और पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा मैं। इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की। अच्छा, ये आरोपी नंबर 1 है, ये नोट करने वाली बात है इस पूरे प्रकरण के। एक दिन पहले इन्होंने वहां भाषण दिया और 3 लोग मुख्य तौर पर इसमें अभियुक्त जो है वो बनाए गए हैं। एक ये सांसद साहब हो गए वहां के, दूसरा वहां के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं, इकबाल महमूद के बेटे, उनको आरोपी बनाया गया है, और तीसरा जफर अली, जिनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जफर अली जामा मस्जिद की जो संभल की जामा मस्जिद है उसकी इंतजामिया कमेटी के हेड हैं और इस मामले में कोर्ट में मस्जिद पक्ष के पक्षकार भी हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया। अच्छा, ये भी इन पर पूछा जा रहा है कि आपकी और ये जफर अली की उस दिन या उससे पहले कब कब आप लोगों की बात हुई थी, क्या बात हुई थी? सवाल इतना है कि वो उस दिन जब सर्वे हो रहा था तो वो भीड़ बाहर किसके कहने पर आई? उस भीड़ को किसने भड़काया कि तुम्हारी मस्जिद के ऊपर आंच आने जा रही है? और इसमें इन आरोप उंगलियां जो हैं सब वो इन सांसद साहब के ऊपर जो है वो उठ रही। सपा सांसद का रोल इस पूरे मामले में ये चर्चा में। पहले भी जब दंगा हुआ था तो उस दिन भी ये सवाल उठा था कि इतने महत्वपूर्ण समय पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कहाँ, जिनके परिवार में इनके दादाजी रहे शफीकुर रहमान बर्क, तो उन्हीं की सीट मानी जाती रही, एक ही बार वो हारे। और जियाउर रहमान बर्क उसके पहले जब सर्वे हुआ था उस दिन वहां मौजूद थे
जिस दिन अंतिम समय में भी स्थिति थोड़ी खराब हुई। 24 को नहीं तो ये नहीं, उस दिन नहीं थे जिस दिन दंगा हुआ, उससे पहले वाले सर्वे में थे। तो सवाल यही उठा कि आखिर उस दिन वो कहां थे। अब पुलिस की जांच में जो अभी तक खबरें निकल कर आई हैं कि वो कह रहे हैं कि इनसे उनकी बात हुई, और जो खबरों के हवाले से जाहिर है अभी जांच होगी, पक्का होगा तब वो पक्के तौर पर सामने आएगा। तो कहा गया कि इन्होंने कहा कि अगर यहां भी कुछ हो गया और इस तरह से आके सर्वे कर गए तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी हुई है, और इसलिए जरूरी है कि इस सर्वे का हम लोग जमकर विरोध करें। अब वो विरोध किस तरह का हुआ कि ईंट चली, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर पत्थर मारे गए, पांव कट गया, गोली चली, 5 लोगों की जान चली गई, और संभल एक बदनुमा दाग की तरह। इतना ही नहीं सर, ये भी जांच हो रही है कि भीड़ जो थी वो क्या, या भीड़ में शामिल कुछ लोग जो वहां विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे, हिंदू उनकी पक्ष के, हत्या करना ये पुलिस का कहना है कि वो हत्या करना चाहते थे, और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि विष्णु जैन क्यों आए, जबकि विष्णु जैन तो भाई अगर कोई भी इस देश में चाहे एक नागरिक के तौर पर, क्या सुप्रीम कोर्ट में आकर कोई भी याचिका नहीं लगा सकता है। अभी वक्त पर जो 13 लोग आए हैं वो कौन लोग हैं, क्या कोई सीधे किसी तौर पर कहा जा सकता है कि ये संबंधित है? फिर तो ये तो विचित्र सी बात हो गई। और विष्णु जैन वहां अदालत के निर्देश पर गए थे, सर्वे टीम के साथ थे, उनके निर्देश पर सर्वे नहीं हो रहा था, ये भी समझना जरूरी। अब बड़ी बात जो है कि क्या इसमें जियाउर रहमान बर्ग जो है वो गिरफ्तार होंगे, अगर होंगे तो ये बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन फिलहाल उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षा प्राप्त है। अगली खबर पर मैं बढ़ रहा हूं। आपने वक्फ का जिक्र किया, वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट अब उन पिटीशंस को सुनने के लिए तैयार है जो वहां लगाई गई है वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, जो अब कानून बन चुका है, एक्ट कहना चाहिए उसको। 13 इसमें पिटीशंस लगी हुई हैं। मैं आपको 5 जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी पिटीशन के खिलाफ मैं बता रहा हूं। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, लीजिए खबर आ रही है, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। आज 8 तारीख है, मतलब 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद इसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन है। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे, जावेद अली पहुंचे, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान पहुंचे, डीएमके से ए राजा पहुंचे और आरजेडी से मनोज झा पहुंचे हैं। माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी से। और इनके अलावा बहुत सारे और जो संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे और बहुत सारे, केरल का भी एक संगठन है मुस्लिम संगठन, उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई है। अब ये तो होना ही था। बात हम ये करने वाले हैं कि इसके आधार क्या होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हिंदी अखबार में आया था कि किन वजहों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में या तो सुनवाई ना करे, लेकिन वो सुनवाई कर रहा है, या वो इसके खिलाफ फैसला ना दे कि ये जो इसमें ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ये पहले भी अमेंडमेंट करके ही उसके प्रोविजन लाए गए थे जिनको इस बार हटाया गया है। ये संसद का अधिकार था, और ये कहीं से भी आर्टिकल 15 या जो भी बताए जाते हैं उनका उल्लंघन बनता नहीं है पहली नजर में, कानून के जानकारों की दृष्टि में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है टिकने वाला नहीं है। विजय जी, देखिए, एक तो ये तो तरीका है कि यदि संसद का कोई बिल पास हो गया है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके बात कर सकते हो, उसके खिलाफ याचिका दे सकते हो, और सब लोगों ने दी है। क्या कानून का उल्लंघन हुआ, क्या आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ, ये सभी तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है। अब पहला काम जो इनके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसके हियरिंग के लिए तैयार हो गया, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला देगा, इसको यहाँ तक पहुँचना बहुत जल्दी होगी। सुप्रीम कोर्ट उसमें किस तरह से तर्क दे रहा है, क्योंकि सरकार के पास 2 मजबूत चीज़ें हैं। एक तो ये कहना कि भाई वक्फ बिल को लेकर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तो उसमें तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फिर वही बताएं हम कि भाई सब मांगे गए थे, आवेदन मांगे गए, लोगों ने अपना सपोर्ट किया, मेल किया, जो भी जवाब था वो दिया गया। फिर जेपीसी हुई, जेपीसी में बड़ी लंबी चर्चा हुई है, सबसे ज़्यादा बैठकें जेपीसी की हुई है, 32 या 36 करीबन बैठकें वहाँ हुई, उन पर सब पर चर्चा हुई। और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बड़े लंबे चर्चा के बाद, मेरे ख्याल से मोदी सरकार में किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई जो इस पर पूरी चर्चा हुई है। बड़े व्यवधान के किसी भी एक विषय पर इतनी लंबी चर्चा दोनों सदनों में नहीं हुई, तो वो ये सारे तर्क सरकार के पास हैं। लेकिन क्या इन तर्कों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या क्या उल्लंघन हो रहा है, क्या? अब जैसे वो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, ये बिल जो है ये टिकेगा नहीं, ये बिल खारिज कानून के जो जानकार है ना, उनका अपना अपना नजरिया होता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। जो बिल के पक्ष में है वो अपनी दलीलें देंगे, जो विपक्ष में है वो अपनी दलीलें देंगे। इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, और वो फाइनल उसका सुप्रीम कोर्ट ही करेगा उसमें। ठीक है, कानी कुर्सी की मैं बात करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हुए हंगामे की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और वहां वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान है। कल भी हुआ, आज भी,
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक तरफ, इन तीनों पार्टियों के विधायकों ने मिलकर खूब नारेबाजी की, वक्फ कानून को काला कानून बताया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वेल में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के विधायकों ने वक्फ कानून के खिलाफ खूब स्लोगनरिंग की। स्पीकर ने इन्हें खूब समझाया। स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, जिनकी सरकार है, लेकिन हंगामा करने वाले विधायक माने नहीं। थोड़ा सुने। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की बात हो हाउस में। उन्होंने हमें खाली लैंड, ट्रेन और मकान के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने बिजली के पोल के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने हमें भेजा है हम यहाँ मुसलमानों की बात कर सके, हम यहाँ के राइट्स की बात कर सके, हम कानून की बात कर सके। जो हमसे छीना जा रहा है, हर दिन छीना जा रहा है। 5 अगस्त को लेकर आज तक हर दिन छीना जा रहा है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर तक कन्फाइंड था, अब पूरे मुल्क के मुसलमानों पर लागू हो रहा है। 2029 में पावर में आने के लिए बीजेपी सरकार ने वक्फ बिल बनाया, पूरे हिंदू कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों को कैसे दबा रहे हैं, हम उनकी जमीनें कैसे छीन रहे हैं, हम उनकी मस्जिदें कैसे बंद करवाएंगे, हम उनके कब्रिस्तान कैसे लेंगे, हम उनके घरों पे कैसे कब्जा करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट का वक्फ बिल में, बीजेपी की वक्फ बिल में यही है। देखिए बदकिस्मती है, यह डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। हाउस की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, हाउस की प्रोसीडिंग चलने नहीं दे रहे। कल भी क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया। आज तो स्पीकर साहब ने शुरुआत भी की और हमारे पहले क्वेश्चन में राजीव सिसोदिया जी के लिए उन्होंने बोला भी, जैसे ही बात रेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, यहाँ दूध की रखवाली में बिल्ली बैठी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी पार्टी के स्पीकर के खिलाफ बैल में आ गए और उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया। फिर पीडीपी के लोगों ने इनको एहसास करवा दिया कि भैया तुम वक्त की लड़ाई लड़ रहे हो, वहाँ ट्यूलिप गार्डन में सैर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी रस्साकशी में हमारे हाउस का कीमती टाइम जो वेस्ट हो रहा है। अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर, यहाँ नहीं, अपनी सीटों पर जाइए, आप अपनी सीटों पर जाइए। आप देखिए हाथापाई हो गई, वहां पर जो मार्शल होते हैं अंदर, उनको बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ये आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने पर उतारू हो गए थे। अच्छा, है क्या मामला? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने विधायक और बाद में साथ में बीजेपी और कांग्रेस और पीडीपी के भी जुड़ गए। ये चाहते हैं यहाँ स्थगन प्रस्ताव ला करके हम वक्फ बिल पर डिबेट करें, बहस करें। स्पीकर ने इसको डिसअलाउ कर दिया, नहीं माने, क्योंकि सेंट्रल आपका परव्यू नहीं है। ये केंद्र ने, पार्लियामेंट सेंट्रल कानून बनाया, पार्लियामेंट ने इसको, आप वहाँ पर इस पर क्या बहस आप करेंगे? ये नहीं वो होने दे रहे हैं। इसको लेकर के ये सारा हंगामा है। कल यहाँ नारे लगे थे, बीजेपी के नेता जो है भारत माता की जय कहने लगे, तो उधर बाकी लोग मिलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अब भारत माता की जय का नारा का जवाब अल्लाह अकबर हो रहा है। इसके बीच उमर अब्दुल्ला कहाँ है? उमर अब्दुल्ला आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहे होंगे। उमर अब्दुल्ला की एक तस्वीर आई, वो और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब। श्रीनगर का बड़ा मशहूर गार्डन है ट्यूलिप गार्डन, अलग अलग वैरायटी के फूल यहाँ होते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। और किरण रिजिजू जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो जो इस बिल को पायलट करके लाए थे, वो कश्मीर में हैं और वो इस गार्डन में घूमने के लिए गए थे और वहाँ उनकी मेज़बानी करने के लिए खुद उमर अब्दुल्ला पहुँचे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पर थे, पूरा गार्डन घूमे, उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हद है, ये जो व्यक्ति ये बिल लेकर के आया, मुसलमानों की संपत्तियां हड़पने वाला बिल, उसको गार्डन में घुमा रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अच्छा, सवाल तो ये है कि उमर अब्दुल्ला के अपने विधायक हंगामा कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का स्पीकर मना कर रहा है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरे सीन में ही कहीं नहीं है, वो गार्डन में मोदी जी के मंत्री जी के साथ है। अब जरा पुरानी बातें याद कीजिए। उमर अब्दुल्ला पब्लिकली नरेंद्र मोदी की उनके मंच पर जाकर के तारीफ कर चुके हैं। क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने? 13 जनवरी 2025 को उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी को की तारीफ करते हुए कि मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया। पीएम मोदी ने दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी ये खत्म कर दी। तब भी महबूबा मुफ्ती ने इस पर बड़ा एतराज जताया था। अब चर्चा ये आम है कि उमर अब्दुल्ला वो दिल्ली की सरकार के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं।
वो वहां अपनी सरकार थोड़े आराम से चलाना चाहते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि हमें केंद्र के खिलाफ जाकर के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन पर एक आरोप और लगा था कि 370 खत्म हुआ, उनकी सरकार बनी, इस पर उन्होंने असेंबली में कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो प्रस्ताव एक बार लेकर के आए थे, उसमें था कि हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा लौटा दीजिए मोदी जी, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी लौटा देंगे, लेकिन 370 पर नहीं बोले। इसका भी जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था कि भाई 370 और ये पूर्ण राज्य का दर्जा ये मोदी जी को ही देना है, हम कुछ भी कर लें यहाँ पर, मैं उनसे बैर करके क्या हासिल कर लूंगा। उनको हम इस मामले में मनाएं, अपनी बात कहें, वो तो ठीक है, लेकिन उनके सामने खड़े होकर के हमें कोई फायदा इस पर नहीं होने वाला है। तो ये जो मामला अभी चल रहा है समीर जी, उमर अब्दुल्ला वो अलाइंड दिख रहे हैं इस वक्त मोदी सरकार के साथ, और ये वहां विपक्ष को पसंद नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है और वह व्यावहारिकता और वास्तविकता जानते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, आर्टिकल 370 की वापसी हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई और अमित शाह ने तो कह दिया कि भाई हमने दफन ऐसा कर दिया है कि कोई इसको निकाल कर ला नहीं सकता। वो भी कश्मीर में है बाय द वे, अभी वो भी उनकी मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि उमर जानते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से लड़ता रहूंगा, उन्होंने जिक्र भी किया था कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से 10 साल लड़ते रहे और दिल्ली का काम नहीं हो पाया, मैं अगर केंद्र सरकार से लड़ूंगा तो मैं जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा चाहिए मुझे कहां से आएगा, केंद्र सरकार के सहयोग करूंगा तो ही मैं जम्मू कश्मीर का विकास करता हूं, केंद्र से पैसा आएगा। केंद्र से लड़ोगे तो अरविंद केजरीवाल जैसा के लिए तैयार, बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कहा था। तो इस बात की कोई मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय उनका कि भाई वैचारिक रूप से आप मतभेद अलग है, लेकिन आप सत्ता में आ गए हो तो जम्मू कश्मीर का विकास आपकी प्राथमिकता है, तो आप बिना केंद्र का कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, आप प्रधानमंत्री को उसकी रिक्वेस्ट करते हो, चिट्ठी लिख सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो माहौल देखने को मिल रहा है तो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है कि भाई सत्ता पक्ष भी वेल में जाके हल्ला कर रहा है, विपक्ष भी वेल में जाकर हल्ला कर रहा है, और स्पीकर साहब जिस पार्टी के वो अपने पार्टी के विधायकों की भी नहीं सुन रहे और विधायक स्पीकर की नहीं सुन रहे। और जनरली जब इस तरीके से कोई प्रस्ताव आने वाला होता है या चर्चा होने वाली होती है तो भाई मुख्यमंत्री ने के ही तो है वो, तो मुख्यमंत्री पहले बता देना चाहिए था कि भाई ये प्रस्ताव लेकर आएंगे, आपको इसको अनुमति देना है या किसको नहीं देना है। अब स्थिति तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से खराब हो रही है ना, ही करवा रहे हैं हंगामा। ये अगर उमर अब्दुल्ला हंगामा करवा रहे हैं तो फिर स्पीकर उसका विरोध कर रहे हैं, तो पार्टी की फजीयत तो हो रही ना कि इतना तो कह सकते हैं उमर अब्दुल्ला रोक नहीं रहे अपने विधायकों, बिल्कुल नहीं रोक रहे। कल हुआ था, आज रोका जा सकता था, आज नहीं, लेकिन रोकने से कुछ देखिए ये रणनीति है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति है कि गुड़ भी खाओ गुलगुले से परहेज भी करते रहो। तो ये है कि विधायक जो है वो मुद्दे को पकड़े हुए हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, स्पीकर अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई जो मुद्दा जो है इसके परव्यू में नहीं विधानसभा से स्थगन प्रस्ताव कैसे आ सकता है। तो उस लिहाज से पार्टी की फजीयत कुछ नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला के विधायक जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचानी है, उनको अपने लोगों को एड्रेस करना है, वो उसको संबोधित कर रहे हैं और स्पीकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं संवैधानिक। ये है, अगर स्पीकर अलाउ कर दें तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा भाई। अगर स्पीकर उस पर अलाउ कर दें एडजॉर्नमेंट मोशन तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ये कहिए कि एक संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में कैसे एडजॉर्नमेंट मोशन आप अलाउ कर देंगे? आप प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है विधानसभा अगर बहुमत है, जैसे तमिलनाडु ने भी उसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया उसको लेकर के, तो वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, एक अनुरोध प्रस्ताव पारित कर सकते हैं भाई हमारा तो साफ है ना। यदि जिस तरह का हंगामा आप देख रहे हैं उसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला या जो उनकी सरकार पार्टी है वो वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी है। यदि जितना हंगामा और आज जितना हंगामा हुआ है वहां पर स्पीकर चाहते, यदि कोई और स्पीकर होता तो वो नेम्ड कर देते। हाँ, नेम करने का मतलब उनको सस्पेंड कर देते वहां से, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं कर रहे ना। इसका मतलब कि उनकी वॉइस तो वहां पहुंच रही है ना, एक कानूनी तौर पर केवल उसको ना। अगर पीडीपी ही ये सारा हंगामा कर रही होती तो क्या परिदृश्य? हाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी ये स्पेस नहीं दे पा रही है, ये रखना है। और थोड़ा सौरभ जी एक लाइन बोल दीजिए, सुंदर तस्वीर थी, दोनों फिटनेस फ्रीक हैं, दोनों बढ़िया मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस पर आप लोग पॉलिटिक्स। भारत माता की जय का जवाब अल्लाह अकबर दिया जा रहा है। नहीं, ये तो नॉनसेंस है। ये तो सिर्फ वहां नहीं, कहीं भी भारत माता की जय सबके लिए। आपके अपने धर्म का, किसी को जय श्री राम का नारा, किसी को अल्लाह अकबर का नारा, वो अपने अपने रिलीजियस जगह। ये जब भारत माता की जा कहते हैं तो उसी भारत माता का तो संविधान है ना, उसी भारत माता का तो देश है, उसी भारत माता की तो संसद है। कोई धार्मिक नारा नहीं है वो, इसीलिए तो कह रहा हूं कि धार्मिक नारा। स्टालिन साहब को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री गए थे तो वो वहां पर उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे। देखिए, राजनीतिक विरोध अलग चीज है, ये भी कमाल है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी कि रिजिजू साहब के साथ ही वो मिले हुए हैं विचारधारा पे। वो जो भी मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप क्या है
कि ये उद्योगपतियों के साथ चलती है सरकार, उद्योगपतियों को बचाती है, उनका कर्ज माफ कर देती है। राहुल गांधी रोज ये बात कहते हैं, कल भी वो बात ये कह रहे थे। आज शायद अहमदाबाद में इसी पर एक प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा हर अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट केंद्र सरकार का आया हुआ है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। मुद्रा योजना क्या थी कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लोग, उनके लिए सुलभ कर्ज की व्यवस्था 2015 में ये स्कीम लाई गई थी। इसमें पहले 5 लाख 10 लाख की व्यवस्था थी, अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज इसके अंदर दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए जरा 10 साल में कितना कर्ज दे चुकी है सरकार। कितना? 33 लाख करोड़ रुपया। 33 लाख करोड़ रुपया ये कर्ज के रूप में जनता को दिया जा चुका है। 52 करोड़ से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि 70% करीब जो है वो महिलाओं को ये ऋण दिए गए हैं। 50% से ज्यादा SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को ये लोन दिया गया है। तो ये लिखा करके अब आज बीजेपी वाले लोन है और अनसिक्योर्ड, कोई कोलैटरल नहीं, इसके एवज में आपको कुछ देना नहीं है। आप अगर कोई घर के लिए होम लोन भी लेते हैं तो घर का कागज जो है बैंक रख लेता है। ये अनसिक्योर्ड लोन है। आपने अप्लाई किया, आपने बताया कि मैं इस काम के लिए लोन लेना चाहता हूं, मैं ये व्यवसाय खोलूंगा, और आपको लोन मिल जाता है। और कल ही अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि एक भी SC ST OBC को लोन नहीं मिलता है। सरकारी बैंक चले जाइए, किसी को कुछ नहीं, काम करने के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है। और आज ही देखिए 10 साल हो रहे हैं, 33.5 लाख करोड़, 33,50,000 करोड़ और 52 करोड़ कर्ज। अब राहुल गांधी जिनके बारे सामने बोल रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे कि भाई तुम्हारे शासनकाल में तो नहीं मिलता था, न UPA शासनकाल में मिला, न कांग्रेस के शासनकाल में मिला। हम तो गरीबी हटाओ, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी ये लोग तो कहते थे ये सबसे बड़ा डिजास्टर निकलेगा, ये सारा पैसा डूब जाएगा, सबसे बड़ा NPA बनेगा। वही कह रहे हैं, नहीं बना ना, नहीं बना NPA। और एक जो मतलब बैंक के कर्मचारियों से बात कीजिए, बैंकिंग सिस्टम के लोगों से, छोटे लोन बहुत कम NPA होते हैं, बड़े लोन ज्यादा NPA होते हैं। सर अब ये धन्ना सेठों की सरकार है जो 52 करोड़ कर्ज बांट रही है। देखिए, कोई भी सरकार हो उसको संतुलन करना पड़ता है। उसको उद्योगपतियों के साथ को भी राहत देनी पड़ती है और जनता को भी राहत देनी पड़ती है। कोई भी सरकार एक तरफा नहीं चल सकती कि आप लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार हो तो भी उद्योगपति खत्म हो जाएंगे। यही है ना, ये तो विपक्ष जो यार टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये तो जनसंघ के जमाने से नारा लगता था। कोई पहली बार है क्या? ये नारा तो समाजवादी भी लगाते थे, जनसंघ वाले भी लगाते थे, कम्युनिस्ट भी लगाते थे इंदिरा गांधी और कांग्रेस जमाने में कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो टाटा बिरला की सरकार थी क्या? तो ये तो विपक्ष में जो रहता है वो तो आरोप लगाए। इस पे कितने आरोप UPA सरकार पे भी लगे थे, तब ये मौजूदा विपक्ष जो तत्कालीन विपक्ष था वो लगाता था। ये तो राजनीतिक बात। लेकिन हाँ, जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर आप किसी सरकार पर या किसी दल पर आरोप लगाएं तो तथ्यों के साथ लगाएं। मान लीजिए राहुल गांधी को लग रहा है कि दलितों और पिछड़ों को लोन नहीं मिल रहा है, तो उनको बाकायदा जारी करना चाहिए कि अगर 33 लाख करोड़ लोन मिला है तो उसमें किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा अडानी की सरकार करेगी सर, स्वीपिंग रिफॉर्म नहीं देना चाहिए। विजय जी, देखिए इसमें दो बातें अलग अलग हैं। ये मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए, प्रधानमंत्री जी ने आज वो मुद्रा योजना के जो लाभार्थी हैं उनको अपने घर बुलाकर भी बात की उनसे कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, या क्या मुश्किल हुई लोन में। और वो तमाम बातें भी उन्होंने उसमें की, जो ऐसे सवाल भी थे कि भाई बैंक से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या मिलने में दिक्कत होती है, तमाम तरीके की बात है। और ये बड़ा काम हुआ। और इसमें एक और चीज़ आपको जानकारी हो कि ये पहले 10 लाख रुपए था, वो 20 लाख रुपए क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि सरकार ने पहले किया और फिर जब उनसे कहा गया कि आप रीपे कर दीजिए, तो जिन लोगों ने रीपे कर दिया उनके लिए और बढ़ा दिया, लिमिट बढ़ा दी, लिमिट बढ़ा दी, लोग वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ कि 52 करोड़ लोग उसमें से ले रहे हैं। अभी कितना उसमें से सफल हुए नहीं हुए, सरकार इस डेटा का इस्तेमाल, ये जो बेरोजगारी वाला आरोप लगता है, नौकरियां नहीं, तो ये 52 करोड़ लोगों को, हाँ नहीं तो ये 52 करोड़ खत्म हुआ, बेरोजगारी खत्म हुई ना। अगर इनमें से आधों ने भी एक आदमी को भी अगर कोई काम दिया होगा, एवरेज जो ये है ना, इसमें MSME वाले से लोग हैं मिनिमम, तो वो 10 से कम लोग। मोदी जी का बयान है हमारे पास, हाँ, तो उस पर चर्चा कर ले। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए कि वो छोटा उद्यमी जो 2 लाख रुपए लोन ले रहा है, 5 लाख रुपए उसने लौटा दिए और 10 लाख पर आ गया, लेकिन 16 लाख करोड़ का NPA जो है ना, उसको आप इसके नीचे दबा नहीं सकते। मोदी जी की बात सुनिए। आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी MLA MP के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको
मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। ये आपकी बात का जवाब तो मोदी जी ने खुद दे दिया कि मुझे कहते हैं ये अमीरों की सरकार है, तुमसे बिना 1 रुपया लिए कोई बिना कोलैटरल के लोन दे दिया और 33 लाख करोड़ रुपया इसका आधा भी जो है उद्योगपतियों को नहीं मिला होगा। लेकिन आपने कहा 16 लाख करोड़ एनपीए का जवाब नहीं हो सकता। नहीं, वो जवाब नहीं। देखिए, जब हम एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए तो वो है जो रकम वो उतना पैसा नहीं दिया है, इसको भी जरा आप समझिए। कई बार होता है, मैं कई बार इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं, फिर से कर देता हूं। ये वो पैसा जिस पर ब्याज बढ़ता जाता है और वो चुका नहीं पाए तो मूल के साथ जब ब्याज की बड़ी रकम होती है जिसको एक समय बाद लगता है कि नहीं वसूला जा पा रहा है तो उसको एनपीए घोषित किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनसे वसूली नहीं होगी, भागे भागे तो घूमना पड़ेगा। विजय माल्या ने अभी बोला है कि मेरी देनदारी जो थी वो कुछ 6,000 करोड़ की कुछ थी, मुझसे 16,000 करोड़ रुपया वसूल दुगने से ज्यादा मुझसे जो है भारत सरकार जितना वसूला ही जाएगा ना, भागेगा। सारे कर्जों में ऐसे ही होता है सर, सारे कर्जों में ऐसे ही होता है। आप यदि पैसा नहीं चुका रहे होते तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। समीर जी, नहीं, निश्चित रूप से मुद्रा योजना का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और सिर्फ मुद्रा योजना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ड्रोन दीदी योजना एक प्रधानमंत्री मोदी की थी कि जो गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाना, ड्रोन के पैसा देना, मतलब हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने। और मुद्रा योजना में मतलब दिव्यांग लोगों के लिए पैसा दिया गया है, जो चल नहीं सकते, व्हील चेयर पर रहते हैं, जो कुछ नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सके, इसलिए 17% दिव्यांग लोगों के लिए पैसा दिया गया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें और वो छोटा मोटा व्यवसाय अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में करे। उसके लिए जो संसाधन, जो पैसा चाहिए सरकार अपने सामर्थ्य से देगी। और मुझे लगता है यही कारण रहा कि आज 33-33.5 लाख करोड़ के बाद एक बड़ा वक्त तैयार हो गया जो मुद्रा लोन के माध्यम से अपने पैरों पे खड़ा है और कुछ लोग तो रोजगार भी दे रहे हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया, आज की अच्छी खबर थी ये। समीर जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, आज वक्त इतना ही था। कहानी कुर्सी की में कल फिर आपसे मुलाकात होगी।